दोस्तों जॉन एनोएल ने कहा है और क्या खूब कहा है। वॉट यू गेट फ्री कॉस्ट्स टू मच। आज़ादी, अगर देखा जाए तो हम सबको आज़ादी फ्री में मिली है, लेकिन ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ये आज़ादी के लिए जो कीमत हमारे फोर फादर्स ने चुकाई है उसका कोई वैल्यूएशन ही नहीं हो सकता, इन द सेंस के उसको आप मार्केट से नहीं खरीद सकते। इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हो गई और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड के लकीली हमारे देश में ऐसे ऐसे महान लोग पैदा हुए, महिला और पुरुष दोनों, जिन्होंने अपनी सुख सुविधाएं, अपने फ्यूचर को त्याग करके हमारे देश के बारे में सोचा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पर, हर एक जगहों पर नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पर ये सारी बातें जो हैं वो धीरे धीरे हम भूलने लगे हैं कि ये जो बलिदान हमारे फोर फादर्स ने और ये फ्रीडम फाइटर्स ने और उनसे पहले की जनरेशन्स ने जो दिया है, वी शुड नेवर नेवर फॉरगेट दैट। क्योंकि ये भले ही हमें मुफ्त में मिली हो ये आज़ादी, लेकिन ये फ्री नहीं है। और अगर इस फ्रीडम को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आपको आज़ादी मिल गई उसके बाद आपसे ये कभी भी नहीं छीनी जा सकती। जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर नहीं आई थी उससे पहले यही लग रहा था ना, मीन्स कि हम तो आज़ाद ही हैं, और कैसे देखते ही देखते ये आज़ादी जो है वो चली गई और पूरा देश जो है वो गुलाम हो गया। तो ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है, और इसके लिए हम सबको इस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, इसको नरिश करना है, इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। अब सोचिएगा इस चीज़ के बारे में, इस कोट के बारे में। आज 15 अगस्त 2022 है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज हमारे टेबल पर हैं 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। वैसे आज का ये लेक्चर जो है वो आपको थोड़ा लेट मिलेगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, राइट। ये आपको मिल गया है, गो थ्रू इट। आज पहला जो टॉपिक है ये सलमान रश्दी के बारे में है। एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, शायद आपने इनका नाम सुना होगा, नहीं सुना है देन आई विल टेल यू कौन है ये और क्या हुआ है। ए ट्रिस्ट विद द पास्ट, द हिंदू का ये आर्टिकल है। काफ़ी लंबा आर्टिकल है, लेकिन काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस आर्टिकल में हमें पढ़ने को मिलते हैं। फिर इंडियन एक्सप्रेस में बायोकॉन कंपनी के जो फाउंडर हैं किरण मजुमदार सौ, तो मैडम ने ये आर्टिकल जो लिखा है तो इसमें बताया है कि 2047 तक हमारा भारत जो है वो कैसा होगा। तो जो ऐसे आपको मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि आप खुद लिखिए, और हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको ऐसे पूछा भी जाए, आई थिंक पूछा भी जा सकता है। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, और कुछ और ऐसे आर्टिकल्स जो हैं ऐसे मैं कलेक्ट करने वाला हूँ आप सबके लिए, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो सारे आर्टिकल्स को भी हम देखेंगे होपफुली, राइट। 1-2 दिन के अंदर ही वो आर्टिकल्स, क्योंकि अब इस प्रकार के आर्टिकल्स 2047 वाले आर्टिकल्स जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलते रहेंगे, तो विल कीप एन आई ऑन दोज आर्टिकल्स। फिर फोर्थ जो है, बिगेस्ट एक्सटर्नल चैलेंजेस कम फ्रॉम चाइना। आप सोचेंगे कि चलो चाइना के बारे में तो मैं भाई बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, तब बार बार चाइना के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। द थिंग इज दोस्तों, ये आर्टिकल जो है ना ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स वाला आर्टिकल है, राइट। इसमें ये कहा गया है कि भारत को चाइना के साथ दुश्मनी नहीं, चाइना के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। यूएसए के साथ रिश्ते भले ही थोड़े दूरी वाले हो जाए, लेकिन चाइना से हमें नज़दीकी जो है वो बढ़ानी चाहिए। क्या ऐसा आर्टिकल, ऐसा व्यू आपने अभी तक देखा है? नो। सो दिस वाई दिस आर्टिकल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, इनका नाम है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जो हैं न्यूयॉर्क में एक फंक्शन में गए थे, और इस फंक्शन में वो अपनी स्पीच देने वाले थे। लेट मी टेल यू, सलमान रश्दी जो हैं ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। दुनिया में राइटर तो बहुत सारे हैं, राइट, लेकिन कुछ ही ऐसे राइटर्स हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, और उनमें से एक हैं सलमान रश्दी। तो आप समझ लीजिए कि इज़ अ वेरी बिग नेम व्हेन इट कम्स टू राइटर्स वर्ल्ड, या फिर किताबों की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैंने उनकी एक भी किताब
नहीं पढ़ी हैं। लेकिन अब ये इंसिडेंट हुआ तो ऑल ऑफ द सडन मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ है कि मुझे इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें पढ़नी ही चाहिए। तो आने वाले भविष्य में डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द किताबें पढूं सलमान रश्दी के द्वारा लिखी हुई। अब यहाँ पर फंक्शन में क्या हुआ कि वो स्पीच देने वाले थे, उससे पहले एक व्यक्ति जो है वो स्टेज पर चला, आई थिंक स्टेज पर या फिर उनके पास पहुँच गया एनीवे, और 10 बार उनको स्टैब किया। स्टैब यानी कि उनके शरीर में ये जो छर्रा है उससे अटैक करने लगा। 10 बार ऐसे अटैक हुए हैं और सलमान रश्दी जो है वो सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं और कहते हैं कि उनकी एक आंख जो है वो भी चली जाएगी और वो पहले की तरह नॉर्मल शायद कभी ना हो पाए। इज़ वेरी सीरियस, अभी वेंटिलेटर पर हैं सलमान रश्दी। वैसा क्यों हुआ उनके ऊपर, राइट? अगर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको पूछूं, राइट, आप पॉज कीजिए, ट्राई दिस थिंग, राइट? मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्राई करें। ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचिए। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और टेक लेट्स से 2 मिनट्स, 60 × 60 120 सेकंड्स अपने मोबाइल फ़ोन में टाइमर लगा दीजिए और 120 सेकंड्स के लिए सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से उनको स्टैप किया गया है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आई होप दोस्तों आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को ट्राई या फिर सभी स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई किया होगा। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आई होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा होगा जिनसे कुछ लोग जो हैं वो भड़क गए होंगे। अब 1988 में, राइट, आज से बहुत साल पहले, 30 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो एक किताब उन्होंने लिखी है द सैतानिक वर्सेस। और ये जो सैतानिक वर्सेस हैं, तो इस बुक को मुस्लिम क्लरिक्स ने इसको काफ़ी इसके विरोध में बातें बताई और कहा कि ये बुक जो है वो इस्लाम के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हैं और प्रोफेट मोहम्मद के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हैं। तो उस टाइम पर ये किताब जो है इट वाज अ बिग सेंसेशन, राइट? ये वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये एक बड़ा नाम हो गई थी और क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो है इस पर स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर जो अटैक हुआ है, तो ये अटैकर जो है इसका नाम है हादी मतर। और हादी मतर जो है ये ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, IRGC, तो इस IRGC का चाहक है, इसका एडमायरर है। और जब ये किताब लॉन्च हुई थी तो उसके आसपास ये ईरान के जो लीडर थे अयातोल्ला खोमेनी, तो उन्होंने इस किताब के अगेंस्ट में एक फतवा जारी किया था और कहा था कि ये किताब जो है वो बैन होनी चाहिए एक्सेट्रा। और राजीव गांधी साहब की जब सरकार थी तो उस सरकार ने, भारत की सरकार ने भी इस किताब को जो है वो बैन रखा है। जहाँ तक मुझे पता है आज भी ये किताब जो है वो हमारे देश में बैन है, लेकिन PDF और ऐसे कॉपीज़ जो हैं वो आज के ज़माने में इजीली मिल जाती है। सरकार थोड़ी घर घर जाकर देखेगी कि किन के पास ये किताब है, लेकिन बुक स्टोर्स में और उन सारी जगहों पर आपको ये किताब जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब क्या इसमें लिखा है, आई एम नॉट श्योर, बट द थिंग इज़ कि देखिए, ईरान की बात करें, ईरान इज़ अ डिफरेंट कंट्री, राइट? ईरान में जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री। हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं और किताबों को बैन करना, अब कुछ आर्ट को भी हमारे देश में बैन किया गया था और विरोध हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, कुछ फिल्मों को लेकर भी ऐसी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो होती रहती हैं। मुझे आज भी याद है कि कुछ 20-25 साल पहले का शायद ये गाना होगा, करिश्मा कपूर का एक गाना था और उस गाने के शब्द थे सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, राइट? ये शब्द थे। तो इतना बवाल हुआ और इतना विरोध हुआ ये शब्द को लेकर कि आप ऐसे शब्द जो हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ हुए। फिर ये गाना जो है, इसमें ये सेक्सी शब्द जो है इसको बेबी शब्द से रिप्लेस किया गया कि बेबी 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 मुझे लोग बोले, ऐसा गाना जो है वो बनाया गया। आज अगर मैं आपसे कहूँ, राइट, कि आप गाने देखिए, कितने सारे रैप आर्टिस्ट हैं और कितने सारे दूसरे ऐसे गाने हैं जहाँ पर ये शब्द जो हैं SEXY, इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड, राइट? तो हमारी सोसाइटी तब से आज बहुत मैच्योर हो चुकी है और आजकल तो ऐसा हो गया है कि यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट? बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं
तो उसमें गाली और ये सारी चीज़ें यूज़ होती हो और वो टच करती है लोगों को। मीन्स मैंने सीरीज़ तो नहीं देखी लेकिन उसकी कुछ शॉर्ट्स देखे हैं। मिर्ज़ापुर फॉर एग्जांपल, कितनी गालियाँ आपको उसमें देखने को मिलती हैं। जब शॉर्ट्स आप देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो उसमें मिर्ज़ापुर की कुछ रील्स आती हैं तो बहुत गालियाँ यूज़ होती है। और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मिर्ज़ापुर जो है इस वो देखनी ही चाहिए आपको। अभी तक नहीं देखी, क्या बात कर रहा है यार, ऐसी बातें होती हैं। तो इट्स अ बिग सीरीज इज़न्ट इट। तो एक समय था जब फिल्मों में ये सारी चीज़ें नहीं थी, अब गालियाँ और ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हो चुकी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इसके सोसाइटी जो है वो इवॉल्व होती रहती है और हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, नो डाउट अबाउट इट, राइट। अब कोई किताब ऐसी कोई निकाले, कहे कि चलो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर कोई किताब लॉन्च करें, तो फिर वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि भाई हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और दिस इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। मीन्स कोई भी समझदार सोसाइटी ये चीज़ें अलाउड नहीं करेगी। कोई अगर ड्रग एब्यूज़ को लेकर ड्रग्स को यूज़ करना चाहिए ऐसी बातें प्रमोट करे, किताबें लिखे, तो ऐसा थोड़ा कोई अलाउ करेगा, कोई सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी। रही बात ब्लेस्फेमी की, ब्लेस्फेमी अंग्रेजी शब्द है एक प्रकार से तिरस्कारी, राइट, कि धर्म को लेकर कुछ, धर्म की बातों को लेकर कुछ उनका तिरस्कार करना, क्या कहना कि ये चीज़ इसमें जो लिखी गई है या फिर बताई गई है ये आज के ज़माने से प्रॉपर नहीं है या फिर आज के ज़माने अलाइन नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन में नहीं आती है। उस टाइम पर ये बात हो सकती थी, आज के ज़माने में बात अलग है। तो ऐसी अगर कोई बात करे, अगर कहे कि XYZ रिलीजन को अपग्रेड की ज़रूरत है या फिर ABC रिलीजन में ये चीज़ दी गई है, ये पुरानी हो चुकी है, सेम चीज़ XYZ में ये भी पुरानी है, तो फिर ऐसी बातें करने वाले लोगों को मार दिया जाए, उन पर अटैक किया जाए, तो इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व। इनफैक्ट व्हाट वी आर डूइंग इज़ के हम प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और धर्म का नाम जो है वो ख़राब कर रहे हैं, राइट। Needless to say, it depends upon the maturity of the individual or society if it can handle it. ये हर एक देश की मैच्योरिटी, हर एक समाज की, हर एक व्यक्ति की मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन सी ऐसी किताबें हैं, कौन सी ऐसी बातें जो हैं वो मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं विचार विमर्श कर सकता हूँ। और फॉर एग्जांपल सलमान रुश्दी का ये जो केस हुआ, तो इसमें फ्रांस ने कहा है कि सलमान रुश्दी ने जो बातें बताई हैं तो हम उनके साथ हैं, हम उनको साथ दे रहे हैं, राइट। क्योंकि फ्रांस की हिस्ट्री देख लीजिए आप, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सारी चीज़ों का एक ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके रूट्स जो हैं वो आज भी उतने ही एक्टिव हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो फ्रांस जो है वो एक स्टैंड लेता है, यूके ने भी एक स्टैंड लिया है। तो वी कैन जज फॉर आवरसेल्व्स हाउ मैच्योर वी आर। वी कैन नॉट बी सिलेक्टिव इन बैनिंग बुक्स। हम ऐसे सिलेक्टिव नहीं हो सकते, जो हमें पसंद है उसको हम अलाउ करें, जो हमें पसंद नहीं है वो अलाउ ना करें। तो हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते। हमारी खुद की मैच्योरिटी को हमें देखने की, एक्सपांड करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हैं हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब। उनके शब्द आपकी स्क्रीन पर हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज़ बट ए स्टेप, एन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी to the greater triumphs, triumphs का मतलब होता है जीत, to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये शब्द हमारे साथ शेयर किए थे और आज भी ये जो उनकी लाइंस हैं वो उतनी ही वैलिड हैं। आज़ादी मिल गई, ये हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। हमें बड़ी बड़ी जीतों की तरफ, हमें बड़े बड़े अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ना है। तो क्या हम ये जो तक हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी है, क्या इस अपॉर्चुनिटी को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हम उतने बुद्धिशाली हैं कि हम ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें ताकि हमारा देश और हमारा फ्यूचर जो है वो सुनहरा हो जाए? कुछ रफ ट्रांसलेशन इस प्रकार का इसका होता है। अब दोस्तों, ब्रिटिश रूल से हम आज़ाद हो गए, कॉलोनियलिज्म से हम आज़ाद हो गए और भारत की जो नई जर्नी स्टार्ट हुई, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था कि हमारा देश एक आज़ाद देश जो है, आज़ाद भारत जो है वो कुछ
इस प्रकार का होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और यही आशा रखी थी कि हमारा देश जो है वो कुछ इस प्रकार का होगा। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो आपने 12th तक या फिर बैचलर स्टडीज़ तो की हैं। टेक्निकली आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो बहुत सालों तक स्कूल में पढ़ा है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आज़ादी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू और बहुत सारे ऐसे हमारे महान लोग हैं जिनके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई एक्सेट्रा, जिनके बारे में आपने कुछ ना कुछ सुना होगा, कुछ चीज़ें आपको याद होगी। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जस्ट इमेजिन, मान लीजिए कि आज 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप रानी लक्ष्मीबाई हैं और उनकी आंखों से उस सपने को देखने की कोशिश कीजिए कि आज़ाद देश जो है वो कैसा होगा। B.R. अम्बेडकर साहब, गांधी जी, भगत सिंह, जो भी आपके फेवरेट लीडर हैं, और फेवरेट के बाद जो दूसरे लीडर्स हैं, उनके नज़रिए से भी देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की निगाह से भी देखिए और गांधी जी की निगाह से भी देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। और देखिए कि आज़ाद देश जो है वो कैसा होगा, और आज की सिचुएशन जो है उसको कंपेयर कीजिए। पाकिस्तान की सिचुएशन को भी देख लीजिए अगर मोहम्मद अली जिन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो, और फिर भारत को कंपेयर कीजिए पाकिस्तान के साथ और देखिए कि क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे हमने अचीवमेंट्स अचीव किए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ये कड़वी बात है लेकिन मुझे कहनी ही है, ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनको हम फॉलो नहीं करते, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए। मैं कहूँगा, मुझे लगता है, अभी तक मेरी जो समझ है वो मुझे यही कहती है कि अगर आपको देश से प्यार है तो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनको फॉलो कीजिए, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट्स मैं आपसे छीन रहा हूँ या फिर कोई छीन रहा है, नो, वो तो वहाँ पर हैं ही, लेकिन राइट्स को एक्सरसाइज करने से पहले ड्यूटीज़ जो हैं वो हमें करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हमारा देश जो है ये एक सेक्युलर स्टेट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 ईयर्स से सभी बड़े लोग जो हैं वो वोट दे सकते हैं। वो बात अलग है कि बूथ कैप्चरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको और परफेक्शन की तरफ हमें लेकर जाना है। थ्राइविंग लेजिस्लेचर, ये बात अलग है कि आजकल क्वालिटी ऑफ डिबेट और वो सारी चीज़ें ड्रॉप हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे लेजिस्लेचर को और ज़्यादा एक, आई वुड से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट, डिसेंट और डिबेट, ऐसा सेंटर बनाना है जहाँ पर प्रॉपर रिसर्च और आम आदमी की भाषा में बातचीत हो, आम आदमी समझ पाए बिल्स को, इतनी गहराई में डिस्कशन हो तो क्या मज़ा ही आएगा, सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट्स अलाउिंग फॉर फॉर्मल सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी के पावर्स अलग हैं, लेजिस्लेचर के पावर्स अलग हैं, एग्जीक्यूटिव्स के पावर्स अलग हैं, मीडिया के पावर, जो मीडिया है 4th पिलर कहा जाता है, तो ये सारे हमारे फॉर्मल सेपरेशन है पावर के। काजी फेडरल यूनियन है, राइट, राज्यों का और संघीय ढांचा है हमारे देश में, राइट, लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग राज्य हमने बनाए हैं। और इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने तरक्की में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज के ज़माने में नॉलेज और कम्युनिकेशन सेक्टर्स जो हैं वो भी फल फूल रहे हैं, और इकोनॉमिकली भी हमारा देश जो है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मीन्स कहाँ थे और कहाँ पर पहुँच गए। आज़ादी के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि भारत कभी एक देश के तौर पर रह ही नहीं पाएगा, लेकिन वो सारे लोग जो हैं वो गलत साबित हुए। देयर हैव ऑल्सो बीन मिसस्टेप्स एंड फेलिंग्स। आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो हैं वो हमारे देश में रहते हैं। मार्जिनलाइजेशन आज भी है, कम हुआ है लेकिन है। The strains in implementing the constitutional order and values,
बहुत सारे लोग इजीली कह देते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। तो ये हैं कम्युनल मेजोरिटेरियनिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन पावर का नहीं हुआ है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आज भी एक ही देश में रहते हैं लेकिन एक ही शहर में, एक ही टाउन में, एक ही गांव में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है और एक व्यक्ति जो है वो बहुत गरीब है। तो ये इनइक्वालिटी भी हमारे देश में काफ़ी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज है हमारे पास और बाकी का सारा सेटअप है। अगर देश एक होकर पॉजिटिवली आगे बढ़े तो हम आने वाले 25 सालों में मुझे लगता है कि अब हमारी जो स्पीड है, इट्स लाइक आप कार चला रहे हैं, अब एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी कार जो है वो टॉप गियर में पहुंचती है और मुझे लगता है कि अब भारत जो है वो धीरे धीरे टॉप गियर की तरफ जा रहा है। एक बार टॉप गियर आ गया उसके बाद हमारी स्पीड जो है वो हमारी सबसे बेस्ट स्पीड होगी। तो ये इसकी तैयारी जो है वो हमें करनी चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, राइट। क्लाइमेट चेंज का एक चैलेंज फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए। इसके अलावा कितनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। मैं चाहूँगा कि ये आर्टिकल्स के लाइंस तो आप पढ़ ही लेंगे पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद। इसके साथ साथ आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी चीज़ें इस आर्टिकल में नहीं लिखी गई है और कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जो हमारे देश की आज भी वीकनेस साबित होती हैं। जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो 1990s से ये स्टार्ट हुआ, 1991 से प्रिसाइसली एलपीजी से स्टार्ट हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हुई है और हमने कुछ आर्टिकल्स भी डिस्कस किए थे ना कि 7-8% जितना ग्रोथ जो है वो हमें अचीव करना है आने वाले 25 सालों के अंदर, तब जाकर भारत जो है वो अपना सपना जो है वो शायद पूरा कर पाए। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत आगे हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जो एस्पिरेशनल हैं। तो ये भी एक चीज़ है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उतनी टॉप नॉच आज भी हमारे देश में नहीं मिल रही हैं। और अब जितने लोगों को पूछेंगे तो आपको यही मिलेगा। येस्टरडे आई वाज हैविंग अ वर्ड विथ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो जज हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों की, जुडिशरी के बारे में, सो मेनी गुड थिंग्स, राइट। हम बहुत ही अच्छी डिस्कशन चल रही थी और बॉटम लाइन यही आई कि एजुकेशन जो है, व्हेन आई से एजुकेशन, इट्स नॉट मीन्स, अब एजुकेशन जब भी मैं कहूँ तो इट्स नॉट कि आपको डिग्री मिल गई। एजुकेशन यानी कि प्रॉपर एजुकेशन, राइट। क्वालिटी एजुकेशन जब तक नहीं देंगे तब तक ये सारी चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ द बेस, उसके ऊपर हेल्थ, उसके ऊपर स्किल्स, तो ये चीज़ हमें देनी है, तब जाकर हमारे देश में एक बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही लंबा आर्टिकल है ये, राइट। इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ लेंगे, खुद पढ़ सकते हैं। बाकी के जो मेन क्रक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो है ये किरण मजुमदार मैडम हैं और बायोकॉन जो हैं उनके फाउंडर हैं। शी इज़ वेरी फेमस ऑफ कोर्स, राइट। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, माई विजन फॉर इंडिया इन द 100th ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, के आज से 25 साल के बाद यानी कि 2047 तक हमारा देश जो है वो कैसा होगा। और मैंने आपको कहा था कि ऐसा एक एसे जो है वो आपको लिखना है। तो एक ग्लोबल इनोवेशन लीडर भारत बन सकता है और एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारे देश में जो इक्विटेबल हो और इंक्लूसिव हो, कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो हैं उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हों, वो गरीब परिवार जो है वो गरीबी से बाहर निकल जाए, जॉब्स, बिजनेस, प्रोफेशन में आ जाए। और लेट्स से परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के 4 काम करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे या फिर जो भी इनकम के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, तो पूरा परिवार जो है वो गरीबी से बाहर निकल पाएगा। अगेन एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ अगर दी जाए तो फिर ये चीज़ जो है वो एक परिवार जो है वो कर सकता है। एवरीवन प्रॉस्पर्स इन ए सिक्योर एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, सिक्योरिटी वाला एनवायरनमेंट हो, राइट। ना लड़ाई झगड़े, कुछ नहीं। आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आपको न्याय मिल जाएगा या फिर आपकी कंप्लेन ली जाएगी, एक्शन ली जाएगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। It is by investing in breakthrough ideas and embracing entrepreneurship as an economic model of growth that India will be able to unleash the power of innovation to ensure better life for all its citizens. हमें एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा बढ़ावा देना है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, लेट्स से कोई एक व्यक्ति जो है वो साहस करेगा और वो नया एक बिजनेस जो है, लेट्स से स्टार्टअप स्टार्ट करेगा।
तो एक स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग में वो अकेले काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो अभी मैं अकेला काम कर रहा हूँ, राइट। तो अब जब चैनल का ग्रोथ होगा, सारी चीज़ें होगी, देन आई विल अपॉइंट समवन एज एन एडिटर, कि कोई एडिटर आएगा और कुछ चीज़ें ग्राफिक्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए कर ले। फिर जैसे जैसे चैनल का ग्रोथ होगा, देन आई विल अपॉइंट समवन एल्स, राइट। एक और उस टाइम पर नेसेसिटी होगी कि लेट्स से मुझे कोई ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरे लिए वीडियोस बना सके, जो खुद एज ए फैकल्टी हो, तो हायर समवन। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि अब वो एडिटर जो है उसको एक जॉब मिल गई, एक नए टीचर जो हैं उनको जॉब मिल गई, तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा तो प्रॉफिट तो होगा ही। और ये प्रॉफिट जो है वो लेजिट तरीके से कमाया गया प्रॉफिट है, इसमें कोई गलत चीज़ की है? नो। और लोगों को जॉब्स मिलेगी, और होगा कि जो टीचर को, जो एडिटर को मैंने आज लेट्स से हायर किया है, 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे कि वो खुद का अपना स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो फिर वो और ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो जनरेट करेंगे। तो ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, जस्ट इमेजिन, तो कितनी सारी जॉब्स जो हैं और कितने इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हम कर पाएंगे। रिसर्च एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, राइट, ये सारी चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता रहेगी, तब जाकर हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज़ में पहुंच पाएंगे। और 2047 तक लेट्स होप कि हम एक डेवलप्ड देश की कैटेगरी में आ जाएं। गवर्नमेंट ने भी विजन इंडिया एट 2047 में रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को की ड्राइवर माना है। और इसके लिए व्हाट वी नीड इज़ कि हमारी जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो लोकली सोचते हैं, लेकिन इनकी सोच जो है, इनका बिजनेस जो है वो सिर्फ लोकल इम्पैक्ट नहीं, ग्लोबल इम्पैक्ट कर सके, ऐसे बिजनेसेस को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और टेक्नोप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, वैसे टेक्नोप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने की ज़रूरत है। छोटी एसएमईज़ जो हैं वो बड़ी इंडस्ट्रियल लेवल तक पहुंच सके, ये सारी चीज़ों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडेक्स में हम टॉप 20 कंट्रीज़ में आ जाए बाय 2047, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिर जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल एंड डेटा बैक्ड इनोवेशन, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट को अफोर्डेबल करते हुए घर घर तक पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और हेल्थ केयर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बूस्ट करना, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। फ्री है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना कि सरकारी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्री हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ है कि आपका 10 दिनों तक नंबर ही नहीं आएगा, तो फिर क्या काम उसका। अफोर्डेबल है लेकिन एक्सेसिबल नहीं, तो वी नीड बोथ अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबिलिटी। प्रिवेंटिव हेल्थ अप्रोचेस, ऐसी चीज़ें जिससे हम नेगेटिव चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें, जैसे कि आजकल पोल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है, तो इतने पार्क्स हों कि लोग वहाँ पर चलने के लिए जाएं, उनकी हेल्थ जो है उसके लिए इतना योग करें, एक्सरसाइज करें, जो भी उनको बेस्ट लगता है वो करें, ताकि वो हेल्थ अपनी जो है वो टॉप नॉच रख सकें, तो कम बीमार पड़ेंगे। नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम एक्सेसिबल, ऑर्गेनाइज्ड, अकाउंटेबल, अफोर्डेबल एंड रेजिलिएंट, ऐसी सिस्टम जैसे कि NHS हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके की, वैसी ऐसी सिस्टम हमारे देश में हो जाएगी बाय 2047। और हेल्थ केयर की वजह से एक डिजिटल डिस्ट्रप्शन भी आया है, खास करके कोविड-19 के बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आज हम ऑनलाइन करने लगे हैं। पहले ऐसा था कि डॉक्टर को फिज़िकली मिलने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन आजकल छोटी बड़ी चीज़ों के लिए आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। प्रैक्टो और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। गवर्नमेंट का लिए लक्ष्य है कि 2025 तक, अभी कुछ दिनों पहले ही हम करंट अफेयर्स में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो 2025 तक हमारी GDP का 2.5% हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करेगा। और हमारा एस्पिरेशन ये होना चाहिए कि 2047 तक हम 5% जो है वो इसमें इन्वेस्ट करें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वी आर नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम नंबर 3 पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी वाइज अगर बात करें तो नंबर 3 है हमारा। और जो आने वाली नई नोवेल बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, सेल्स एंड जीन थेरेपीज़, हाई एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, mRNA एंड अदर जो नई जनरेशन की वैक्सीन हैं, ऑर्फन ड्रग्स, ये सारी चीज़ों पर और ज़्यादा फोकस करके हम एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि अभी हमारी इंडस्ट्री की साइज़ है 50 बिलियन, ये 2047 तक 500 बिलियन हो जाए, ताकि वॉल्यूम वाइज हम नंबर 1 हो जाए और वैल्यू टर्म्स में भी हम टॉप 5 देशों में
पहुंच जाए। कटिंग एज रिसर्च एंड इनोवेशन इज़ मस्ट, ग्लोबल स्केल ऑपरेशंस, रोबस्ट रेगुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत है। पीएलआई के बारे में हमने काफ़ी सारी बात की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ऐसे रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की ज़रूरत है। एकेडेमिया को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री एकेडेमिया का गोल्डन ट्रायंगल, गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया का एक गोल्डन ट्रायंगल क्रिएट होगा। और महिलाओं को अपॉर्चुनिटी और उनको फ्रीडम देने की बहुत ज़रूरत है, राइट। आज भी हमारे देश में देखा जाए तो फॉर्मल लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो 24% से कम है, जो डेवलपिंग देशों की बात करें तो सबसे लोवेस्ट है। और हमारे देश की ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रही हैं, तो ना तो सोशल प्रोटेक्शन है, वेजेस उनको कम मिल रहे हैं। और इंडियन इकोनॉमी जो है इसमें अगर हमें लेट्स से जब महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा फॉर्मल सेक्टर में तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो भी एक नए लेवल तक पहुंच जाएगा। वी मस्ट एम कि 50% महिला फॉर्मल सेक्टर में 50% काम जो है वो 2047 तक महिलाओं के पास हों। और इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना, वेस्ट को रिड्यूस करना, एमिशन को कम करना, कंज्यूमरिज्म को कम करना, ये सारी चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। और 80% जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी रीन्यूएबल सोर्स से आए बाय 2047, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को होपफुली हम अचीव कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दोस्तों बात करते हैं चाइना वर्सेस इंडिया, और आई वुड से चाइना प्लस इंडिया के बारे में। इंडिया एट 2047 की बात करें तो हमारा सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो कोई है तो दैट इज़ एक्सटर्नल चैलेंज की बात करें तो दैट इज़ चाइना। और ये सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, राइट। ब्रॉडर इसका एक इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सिविलाइजेशनल, डेमोग्राफिक एंड मिलिट्री एक्टिविटीज़ में भी ऑफ कोर्स। तो अलग अलग मीन्स जब चाइना हम कहें कि एक्सटर्नल सबसे बड़ा एक्सटर्नल चैलेंज चाइना है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स गोइंग टू बी ए बिग चैलेंज। और क्या है पता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, दो एटीट्यूड्स हैं चाइना को लेकर, राइट। नंबर 1 एटीट्यूड जो है वो ये है कि 62 में चाइना ने हमें हराया था तो इसका हमें बदला लेना है। ये ह्यूमिलिएशन जो हुआ, ये हमारा देश का जो अपमान हुआ, तो इसका बदला लेना है, चाइना को एक बार धूल चटानी है। तो ऐसा एक एटीट्यूड है। अब डिस्टर्बिंग बात यह है इस एटीट्यूड की कि ऐसे लोग जो चाइना को हराना चाहते हैं, चाइना के साथ लड़ना झगड़ना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो इनको ये नहीं पता है कि चाइना कोई छोटा बच्चा नहीं है कि आप उसको हरा देंगे। चाइना की कैपेबिलिटीज़, चाइना की तरक्की जो पिछले कुछ दशकों में हुई है वो इतनी ज़्यादा हुई है। इट्स ऐसा नहीं है कि चाइना को हराना इम्पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई वुड डेफिनेटली से कि चाइना को हराना ईजी नहीं है। और भारत के ऊपर भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी अगर युद्ध हो गया, भगवान ना अगर ऐसा हो कभी, अगर युद्ध हो गया तो भारत पर जो इम्पैक्ट आएगी वो बहुत ही नेगेटिव आएगी। ऐसा नहीं है कि भारत ईजिली जीत जाएगा, यू नो। इट्स लाइक रशिया को क्या लग रहा था कि यूक्रेन को ऐसे ही एक हफ्ते के अंदर घुटनों पर गिरा देंगे, हुआ कुछ ऐसा, कितने महीने, 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, देख लीजिए आप, और वो फाइट दे रहा है। तो इट्स नॉट दैट कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश जो है वो रशिया जैसी ताकत को इतनी फाइट दे सकता है, भारत कितनी फाइट देगा। लेकिन अगेन रिमेंबर, चाइना जो है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन हम भी कमज़ोर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि सेकंड एटीट्यूड जो है, ये आर्टिकल लिखने वाले जो राइटर है वो कहते हैं, माई एक्सपोजर टू द सेकंड एटीट्यूड टू चाइना अमंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स केम इन 1995 फ्रॉम नन अदर देन द देन प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव इन ए कन्वर्सेशन ऑन द राइज ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड। जो सेकंड एटीट्यूड, जो सेकंड देखने की बात है, चाइना को देखने का जो नज़रिया है, तो 1995 में उस टाइम के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, उनके साथ बातचीत करते हुए राइटर को ये पता चला कि जो राव साहब हैं वो काफ़ी क्यूरियस थे। वो कहते थे कि कोल्ड वॉर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए 1995 में वो बता रहे थे कि 1991 में वैसे दुनिया के लिए कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, USSR जो है वो टूट गया, बिखर गया, लेकिन उन्होंने ये समझा, आप देखिए कितने विजनरी होंगे कि उन्होंने कहा कि अभी कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। अब नया कोल्ड वॉर जो है वो चाइना और USA के बीच में होगा। आज से 25 साल पहले
दोस्तों हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये विजन देखा था, और आज लगता है कि वो ही वाज लाइक कि वो फ्यूचर देख सकते थे, ऐसा लगता था। बट ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस और अनुभव इतना होगा, और इतने सारे पढ़े लिखे अच्छे एक्सपीरियंस लोग उनकी टीम में होंगे कि उनका ये विश्वास था कि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और नेक्स्ट कोल्ड वॉर चाइना और यूएसए के बीच में होगा। Rao was emphatic that in this phase India should stand with China, कि अगर ये जो नया कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है और हो गया है तो इसमें हमें चाइना के साथ खड़ा रहना चाहिए, यूएसए के साथ नहीं। पहले कोल्ड वॉर में हम सोवियत यूनियन के साथ थे, यूएसए के साथ नहीं थे, वैसे ही हमें चाइना को सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत कम लोग आज इस बात को मानेंगे। आज क्या कोई ऐसे ही ओपनली थोड़ी बोल पाएगा, नहीं, लेकिन ये आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति कहते हैं कि दिस इज अ फॉरेन पॉलिसी पोजीशन विच फ्यू इन न्यू दिल्ली वुड बैक इन पब्लिक टुडे, ऑल्दो मेनी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स शेयर दिस व्यू इन प्राइवेट में ये कहते हैं, बातचीत करते कि नहीं हमें चाइना को सपोर्ट करना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन पब्लिक में ये बात आज कोई नहीं करेगा। दैट मीन्स अंडर करंट ये चीज़ जो है वो डिस्कस की जा रही है। अब सिनोलॉजी, चाइना जो है इसको सिनो भी कहा जाता है, तो चाइना को लेकर जो स्टडीज़ हैं इसको सिनोलॉजी कहते हैं ना। मनमोहन सिंह साहब जो हैं तो उन्होंने एक पर्सनल इंटरेस्ट लिया था, उनको नई चीज़ें जाननी थी। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको चाइना के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जाननी थी और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें जाननी थी। अब जिन लोगों ने सिनोलॉजी में पढ़ाई की हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी सोच जो है वो उनके दिमाग में जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उस हिसाब से होगी। लेकिन ऐसे आपको और मुझे सिनोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको या फिर मुझे कहा जाए कि चलो आपको सिनोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, आप चाइना जाइए और चाइना को स्टडी कीजिए, तो मैं एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को स्टडी करूँगा ना, क्योंकि जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है मेरे पास नहीं है। तो मैं जो भी मुझे पता लगेगा जो नई चीज़ है, तो उनको ऐसी ही नई चीज़ें जो हैं वो जाननी थी। तो मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, तो उन्होंने क्या किया, 2006 में एस जयशंकर साहब जो हैं उनको कोलंबो भेजने की बात आई थी। उनको ये सजेशन मिला कि एस जयशंकर साहब को कोलंबो यानी कि श्रीलंका में हाई कमिश्नर के तौर पर पोस्टिंग मिले, लेकिन मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि नहीं, उनको सिंगापुर भेजिए। सिंगापुर में कुछ समय बिताने के बाद उनको चाइना भेजा जाएगा। तो डायरेक्टली चाइना नहीं, सिंगापुर में जाएंगे, वहाँ से थोड़ा चाइना स्टडी करेंगे और उसके बाद जब वो चाइना जाएंगे तो चाइना को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे एंड थिंग्स से। तो ऐसे हमने चीज़ें जो है वो स्टार्ट की, इस प्रकार से चाइना को स्टडी करने के लिए एक नई शुरुआत की थी मनमोहन सिंह साहब ने। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का समय, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का टेन्योर स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग में मीन्स उन्होंने 23 मंथ्स के लिए ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, लेकिन फिर जनवरी में उन्होंने विक्रम मिस्री को चाइना में एम्बेसडर के तौर पर भेजा। तो यही प्रैक्टिस जो है वो फिर से हमने कंटिन्यू की। तो चाइना को अच्छी तरीके से स्टडी करने का ये अप्रोच जो है, इट्स वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और कैसे चाइना का ग्रोथ हुआ, कहाँ पर है वो, ये सारी चीज़ें भारत जो है वो अच्छी तरीके से स्टडी करने लगा। नाउ द थिंग इज़ कि अगर हम चाइना के खिलाफ जाते हैं और यूएसए के अम्ब्रेला में चले जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, हमारी एक स्वतंत्रता जो है इंटरनेशनल लेवल पर, ये समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर इस आर्टिकल में है वो ये है कि हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो चाइना है, लेकिन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है दैट इज़ गल्फ रीजन। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पिछले लगभग 3 दशकों से कोई भी प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर यूएई में नहीं गए थे, लेकिन मोदी साहब पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने 3 दशक के बाद। और आज देखिए यूएई और भारत के रिलेशनशिप जो है वो कहाँ पर पहुँच गए हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया में कोई फंक्शन हुआ था फिल्मों को लेकर, और सलमान खान जो हमारे फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं, तो वो वहाँ पर गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया क्यों, मीन्स क्या वो हमारी फिल्में देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं, हाँ, वहाँ के लोगों को भी हमारी फिल्में जो हैं वो काफ़ी एंटरटेनिंग पसंद आती है, चलो ठीक है। हमारे देश में कुछ 10,000 जितनी स्क्रीन्स हैं, थिएटर्स और ये सारी चीज़ें हैं, लगभग 10,000 जितने सिनेमा हॉल्स हैं हमारे देश में। सऊदी अरेबिया में तो इस पर बैन है, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया में आने वाले समय में ये जो बैन है वो हटाया जाएगा, तो 2030 तक सऊदी अरेबिया में 20,000 जितनी स्क्रीन्स होगी। कितनी? 20,000 जितनी स्क्रीन्स।
तो ये 20,000 जितनी स्क्रीन्स जो हैं, तो उसमें बॉलीवुड कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, कितनी सारी हमारी फिल्में जो हैं उनको सऊदी अरेबिया और इन सारे देशों से इनकी टिकट्स बिकेगी और पैसे मिलेंगे, और धीरे धीरे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी काफ़ी नए लेवल पर जाएंगे। अभी तक क्या था कि सऊदी अरेबिया और गल्फ़ रीजन को हम ये देखते थे कि वहाँ से हमें जो रेमिटेंस मिल रहा है दैट इज़ मोर देन इनफ, बट अब रेमिटेंस नहीं, हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस रीजन में है और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो चाइना के साथ है। तो सोच समझ कर एक एक ईंट जो है वो हमें सोच समझ कर रखनी चाहिए, वरना फिर यू नो वेरी वेल कि जो पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा 62 का बदला लेने वाली जो बात है, तो वो कितनी डेंजरस हो सकती है। तो चाइना को स्टडी करके अगर चाइना के साथ रिलेशनशिप को अच्छा मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ें तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बहुत ही बड़ी ये जीत होगी। आने वाले 25-30 सालों के बाद इसका रिजल्ट जो है वो पता चलेगा। उस टाइम पर आई बिलीव ऐसे आर्टिकल्स आएंगे कि अच्छा हुआ 2022 और 2030 के बीच में भारत और चाइना का युद्ध नहीं हुआ, वरना फिर ये हो जाता। और आज युद्ध नहीं हुआ है तो 2047 2050 के टाइम पर ऐसे आर्टिकल्स होंगे कि अच्छी बात हुई कि यह नहीं हुआ। आज ये दोनों देश दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश हैं, सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन 25 साल पहले ऐसा लग रहा था कि ये दोनों के बीच में युद्ध होगा। तो जस्ट इमेजिन वी नीड टू सी दैट सॉर्ट ऑफ फ्यूचर। जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है 1948। एंड यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट सुप्रीम कोर्ट ने किस साल में किया था। 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर, पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होगी। शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स एंड आई विल सी यू सून विद सम अदर वीडियोज। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।